बच्चों, आज हम नया पाठ नमक पढ़ेंगे, जो कि रज़िया सज्जाद जही द्वारा लिखित है। रज़िया सज्जाद जही जो कि मूलतः उर्दू की लेखिका हैं और इनकी प्रमुख रचनाएं जर्द गुलाब हैं। इन्हें है ये उर्दू अकादमी उत्तर प्रदेश में है, इन्होंने काम किया। सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार से भी ये सम्मानित हुई हैं। ठीक है, तो ये आधुनिक उर्दू कथा साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने कहानी और उपन्यास दोनों लिखे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है, इन्होंने उर्दू में बाल साहित्य यानी बच्चों के लिए भी बहुत कुछ लिखा है। इसके अतिरिक्त इन्होंने क्या है, अन्य भाषाओं की कहानी उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद किया है। ठीक है, तो इनकी भाषा बहुत सरल सहज और मुहावरेदार है। ठीक है, कुछ इनकी कहानियाँ हैं हिंदी में अनुवाद हुआ है कुछ कहानियों का, तो उनमें जो आप ये कहानी नमक पढ़ेंगे ये भी है। ठीक है, तो मुख्यतः इनकी कहानियों में सामाजिक सद्भाव दिखाया जाता है। ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता दिखाई जाती है, भाईचारा दिखाया जाता है और इनके पात्र ज़्यादा इसी तरह से इनके चारों ओर घूमते हैं। सामाजिक यथार्थ और मानवीय गुणों का सहज सामंजस्य इनकी कहानियों में दिखाया जाता है। सामाजिक यथार्थ और मानवीय मूल्यों का सहज सामंजस्य इनकी कहानियों में दिखाया जाता है। यही इनकी कहानियों की मुख्य विशेषता है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों इनके बारे में कि ये मूलतः उर्दू की लेखिका हैं। इनके आधुनिक समय में या उर्दू के प्रमुख कथाकारों और उपन्यासकारों में इनका विशिष्ट स्थान है। ठीक है, इन्होंने बच्चों के लिए भी बाल साहित्य की भी रचना की है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इन्होंने अन्य भाषा की पुस्तकों का भी उर्दू में अनुवाद किया है। तो इनकी कुछ कहानियाँ हिंदी में अनुवाद हुआ, लिप्यांतरित माने हिंदी में अनुवाद हुआ है। ठीक है, तो इनकी भाषा सरल सहज मुहावरेदार है। ठीक है, तो इन्होंने है अपनी कहानियों में सामाजिक भेदभाव को दूर करके सद्भाव दिखाया है। धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक आधार पर है एक दूसरे के प्रति लगाव। ठीक है, पारिवारिक मूल्यों को इन्होंने उभारने का प्रयास किया है। तो धार्मिक सहिष्णुता इनकी कहानियों की मुख्य विशेषता है। ठीक है, और मानवीय गुणों का उसमें शामिल करना ये इनकी कहानियों में विशेष रूप से दिखाई देता है। ठीक है, जितना समझ में आ गया बच्चों, तो इनकी जो नमक शीर्षक से कहानी आप में दी गई है, ठीक है, वो कहानी क्या है, सरहद यानी सीमा के दोनों तरफ से विस्थापित हुए लोगों के दिलों को टटोलती हुई कहानी। विस्थापित मीन्स होता है जिन्हें भारत पाक विभाजन के समय इधर अपने क्षेत्र को छोड़ करके इधर आना पड़ा, या है इधर के लोगों को उधर जाना पड़ा, तो उन्हें अपनी जन्म स्थान को छोड़ना पड़ा। इसे कहते हैं विस्थापित होना। ठीक है, तो लेखिका ने इस कहानी को बहुत अच्छी तरह से बताया है। कुछ पात्र हैं जो कि इसे बताते हैं। ठीक है,
जो सिख बीबी है, इसका प्रमुख पात्र सिख बीबी है, जो कि क्या लाहौर में उसने जन्म लिया था और वो विस्थापित होकर के, ठीक है, दिल्ली आ गई थी। तो वो आज भी लाहौर का अपना वतन मानती हैं और सौगात सौगात यानी उपहार के तौर पर वहाँ पर से नमक लाने की गुजारिश करती हैं लेखिका से, ठीक है। और कस्टम अधिकारी, पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी, जहाँ की क्या नमक ले जाना गैर कानूनी है, नमक ले जाने की मानवीय आधार पर इजाज़त दे देता है और साथ ही कहता है कि क्या है, उसका वतन तो नई दिल्ली है और जामा मस्जिद को सलाम कहना है, ठीक है। उसी तरह से भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त का कहना है कि ढाका ही उनका वतन है, यानी वहीं उन्होंने जन्म लिया था और विस्थापित होकर के यहाँ आए, ठीक है। तो लेखिका का कहना है कि राज्य और राष्ट्रों की नई सीमाएं खींची जा चुकी हैं, ठीक है। लोगों की अपने स्थान निश्चित हो चुके हैं, कुछ लोग इधर आए, कुछ लोग उधर आए, वहाँ उन्होंने अपना घर बना लिया, अपना उनका व्यवसाय हो गया, अपना कार्य हो गया, परंतु एक कसक, एक चीज़ आज भी लोगों के दिलों में बाकी है, ठीक है। तो ये जो उनकी हार्दिक, ये उनका हृदय का यथार्थ नहीं बन पाया है, ठीक है। आज उनकी वतन की पहचान बदल चुकी है, परंतु फिर भी क्या है, वो जन्म स्थान है जहाँ उसे ही वो अपना वतन मानते हैं, ठीक है। तो ये भावना सरहद के इस पार भी जीवित है, उस पार भी जीवित है, ठीक है। और लोगों को अपने जो जन्म स्थान है उसकी हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है, लोगों के लिए है उनका जन्म स्थान ही सबसे प्रमुख है, चाहे वो कार्य स्थान कहीं भी बनाए, ठीक है। तो लेखिका का कहना है कि जब तक ऐसे लोग जीवित हैं जिन्होंने विस्थापितों का होने का दर्द झेला, तो वो उनका कहना है कि एक दिन ऐसा आएगा, ये उम्मीद की जानी चाहिए कि एक दिन ऐसा आएगा कि दोनों तरफ की सरहदें बेमानी हो जाएंगी, यानी कि कोई भी अपनी इच्छा अनुसार क्या है, ठीक है, यहाँ से वहाँ जा सकेगा, ठीक है। और यहाँ से वहाँ जा सकेगा और अपने रिश्तेदारों परिजनों से मिल सकेगा, ठीक है। तो जो ये जो कस्टम रूपी जो जंगला है, एक दिन क्या है, ढीला पड़ जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो बार बार लेखिका के मन में या हमारे मन में लेखिका ये सवाल पैदा करती है कि जो लोग विस्थापित होकर के अपना जन्म स्थान छोड़ कर के इधर उधर आए, इधर हो गए या उधर हो गए, तो उस समय आज भी उनके दिलों में अपने जन्म स्थान के लिए लगाव है, उनके लिए कसक है और उन्हें लगता है कि क्या है, वो उनका क्या है, सबसे अच्छा जन्म, सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान है, ठीक है। तो इसी लेखिका का कहना है कि एक दिन रफ्ता रफ्ता सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे क्या सब ठीक हो जाएगा और लोग हैं, ये जो कस्टम रूपी जंगले हैं, इनसे मुक्ति मिल जाएगी और लोग एक दूसरे के पास आने जाने लगेंगे। तो लेखिका ने प्रश्न किया है कि जिन्होंने तो विस्थापित होने का दर्द झेला है, वो तो आज भी उनका लगाव अपने जन्म स्थान के प्रति है, परंतु नई पीढ़ी जो कि क्या है, जो कि क्या इस विस्थापन को नहीं झेली है, नई पीढ़ी जिन्होंने क्या है, जहाँ जन्म लिया वहीं रह रहे हैं, तो क्या नई पीढ़ी क्या है, ये उम्मीद की जा सकती है नई पीढ़ी से कि वो क्या है, इसे समझेगी या इसे
जानने का प्रयास करेगी, एक दूसरे के हृदय में उनके प्रति प्रेम की भावना हो। ठीक है, तो ये आपका इसमें आपका ये बताने का प्रयास किया गया। तो मैंने लेखिका के बारे में बता दिया और पाठ के बारे में भी बता दिया। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया ना आपको। ठीक है, अब ये नमक कहानी, नमक शीर्षक इसलिए रखा गया है क्योंकि नमक जैसी छोटी चीज़ का सफ़र दोनों देशों के दिलों में एक दूसरे के प्रति क्या भावनाएं इसे क्या है उजागर करता है। ठीक है, तो और है नमक महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु नमक उस भावना का प्रतीक है जो कि क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसलिए ये नमक कहानी आपके दिलों को छुएगी, आपको सोचने के लिए मजबूर करेगी कि क्या ज़्यादातर सरहद के इस पार और उस पार रह रहे लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति दुश्मनी का ही भाव है या प्रेम का भाव भी है। ठीक है, तो बच्चों इसमें है सिख बीबी से आरंभ हुआ है। ठीक है, सिख बीबी यानी है सिख जात की। ठीक है, एक औरत है। ठीक है, तो लेखिका ने अपने को सफिया पात्र के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो उसका कहना था कि जब वो सिख बीबी को है देख करके है लेखिका यानी सफिया को ऐसा लगा कि वो उनकी माँ से ही मिलती जुलती थी। वैसा ही उनका भारी भरकम शरीर था, वैसा ही आँखों पर छोटा चश्मा और आँखों में क्या है नेकी, मोहब्बत और क्या है सहनशीलता, ये सारे भाव क्या उनकी आँखों में भी वैसे ही दिखाई दे रहे थे। ठीक है, और वैसा ही क्या है चेहरा मोरा भी था, और चेहरा ऐसा कि जैसे खुली किताब कोई भी पढ़ सकता है। और वैसा ही सफिया की माँ की भांति उन्होंने सफ़ेद मलमल का दुपट्टा भी ओढ़ रखा था। ठीक है, तो उन्हें देख करके सफिया को लगा कि मानो वो अपनी माँ से मिल रही है, अपनी माँ को देख रही है। ठीक है, तो इतना बच्चों समझ में आ गया। ठीक है, फिर से मैं इसे बता दे रही हूँ कि लेखिका ने स्वयं को सफिया नामक पात्र के रूप में प्रस्तुत किया है। तो जब वो एक कीर्तन में दिल्ली में एक कीर्तन में जब सिख बीबी से मिली तो उन्हें देख करके उसे लगा जैसे वो अपनी माँ से मिल रही हो। वैसा ही डील डॉल, वैसा ही चेहरे पर है चमक, वैसे ही आँखों में नेकी, वैसे ही क्या है उसमें है एक दूसरे को समझने की शक्ति। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है कि आँखों में वैसे ही मोहब्बत और रहमदिली की रोशनी। ठीक है, और चेहरा वैसा ही खुली किताब जैसे उसके माँ का था।